बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इससे पहले कि हम अल्केन्स के रिएक्शंस की तरफ बढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उनके रिएक्शंस को देखेंगे कि अल्केन किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। ये याद रखना है कि जो अल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लेस रिएक्टिव। अब इनके लेस रिएक्टिव होने की रीज़न क्या है, इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्केन्स क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। सबसे पहली वजह, अल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में। चूँकि अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, रिएक्शन के लिए कोई साइट मौजूद नहीं है, तो इसलिए अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। पहली रीज़न, एब्सेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की एब्सेंस की वजह से अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। सेकंड रीज़न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। अल्केन्स जो होते हैं ये नेचर में नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो या बहुत कम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कहते हैं। चूँकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई पोल्स वगैरह क्रिएट नहीं होते, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स वगैरह नहीं बनते, तो कोई भी बाहर से आने वाला रिजेंट इनके ऊपर ईजीली अटैक नहीं कर सकता। देखो, अल्केन्स के अंदर दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। यहाँ पे 2.4, इसकी 2.1, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.3 है। इसको भी नॉन पोलर ही कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। चूँकि नॉन पोलर होते हैं, कोई पोल्स पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स क्रिएट नहीं होते, इसलिए कोई भी रिजेंट, कोई भी एसिड हो, कोई भी अल्कली हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी तरह का रिजेंट हो, या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी न्यूक्लियोफाइल, किसी भी तरह का जो रिजेंट है वो इस बॉन्ड को, इन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। क्योंकि नेचर नॉन पोलर है, कोई पोल्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये किसी भी रिजेंट के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करते। चूँकि अट्रैक्शन नहीं होती है, ऐसे कह लो कि कोई भी रिजेंट इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता, इन इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ नहीं सकता, तो इसलिए इनमें से कोई भी रिजेंट कैपेबल नहीं है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। इसके अलावा इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए तकरीबन 350 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए तकरीबन 410 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इतनी एनर्जी इनमें से कोई रिजेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से कोई भी रिजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स पर इजीली एक्सेस हासिल नहीं कर सकता, इन बॉन्ड्स को इजीली तोड़ नहीं सकता। तो ये सेकंड बड़ी रीज़न है कि अल्केन्स जो होते हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं नॉन पोलर नेचर की वजह से। और तीसरी रीज़न, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको हम कहते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि हमें पता है कि अल्केन्स में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं,
क्योंकि कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ, या इथेन को अगर देखें तो इस तरह से कार्बन कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन भी सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो हमें पता है कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैप से। लीनियर ओवरलैप किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल ये कार्बन, इस कार्बन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का ऑर्बिटल जब इस तरह से लीनियर ओवरलैप करेगा तो लीनियर ओवरलैप के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसके बरक्स जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप से बनता है। जब इस तरह से पैरेलल ओवरलैप होती है तो इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। अब इसमें अगर आप देखें कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हैं, यानी दोनों न्यूक्लियस के दरमियान है। न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है। इस कार्बन का न्यूक्लियस और इस कार्बन का न्यूक्लियस, जो सिग्मा बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो इन न्यूक्लियस के दरमियान है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के। अब दोनों न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। चूँकि होल्ड बहुत ज़्यादा है इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। जबकि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की डेंसिटी न्यूक्लियस से अवे होती है, न्यूक्लियस से दूर होती है, ऊपर भी और नीचे भी। चूँकि ये न्यूक्लियस से दूर है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोई भी रीजेंट इनको इजीली अप्रोच कर सकता है, इनको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए रिएक्शन के दौरान जो पाई बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते। और अल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। 3 रीजंस मैंने आपको बताई। पहला कि अल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। दूसरा, नॉन पोलर नेचर की वजह से, नॉन पोलर यानी इस पे पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, तो कोई भी रीजेंट इजीली अटैक नहीं कर सकता। और थर्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होते हैं। वो लाइन जो दो न्यूक्लियस को मिलाती है उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन इसके बावजूद अल्केन्स 2 तरह के रिएक्शन मोस्टली देते हैं। फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरे नंबर पे थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। थर्मल और कैटालिटिक। थर्मल का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हीट देने पर रिएक्शंस होते हैं उनको थर्मल कहते हैं। और कैटालिटिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होते हैं, उनको कैटालिटिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस अल्केन्स देते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर या कैटालिस्ट की मौजूदगी में। और जो मैकेनिज़्म होता है इन रिएक्शंस का वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, ये याद रखना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। एक होता है पोलर मैकेनिज़्म जिसमें पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव आइंस बनते हैं, पॉजिटिव आइन बन जाता है, नेगेटिव आइन बन जाता है, उसको पोलर मैकेनिज़्म कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पे हमने बॉन्ड क्लीवेज वाला टॉपिक पढ़ा था कि बॉन्ड क्लीवेज 2 तरीके से होती है, होमोलिटिक होती है और हेट्रोलिटिक। जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं उनमें मोस्टली होमोलिटिक क्लीवेज होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इनका जो मैकेनिज़्म होता है रिएक्शंस का वो कौन सा मैकेनिज़्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इस बात को याद रखना है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन क्या होते हैं? सपोज ये ए और बी, ये कोई रिएक्टेंट है, ये सी इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई रीजेंट है जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर सी यहाँ पे चला जाए बी की जगह पे और बी यहाँ पे आ जाए, यानी बी
यहाँ से डिटैच हो जाए, अलग हो जाए और सी इसकी जगह पे आ जाए तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगी। ए का सी के साथ बॉन्ड बन जाएगा और बी अलग हो जाएगा। हम कहते हैं कि सी ने बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं या थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे या कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं। तो अगर अब आपसे अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। 3 रीजंस तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी कि अल्केन्स क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, किस तरह के अल्केन्स के रिएक्शंस होते हैं और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक होता है आयनिक मैकेनिज्म जिसमें आयंस बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैकेनिज्म नहीं होता। जो अल्केन्स के रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं। चूँकि अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसीलिए इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटिल, पैरा का मतलब होता है लिटिल, अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या सलाहियत, अफिनिटी या सलाहियत। यानी इनकी रिएक्शंस की तरफ जो अफिनिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। तो चलिए आइए अब हम अल्केन्स के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। जब अल्केन्स को ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, तो इस रिएक्शन को हम कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। कंबस्टन रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म वगैरह डेवलप नहीं हुआ क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म डेवलप करना मुश्किल है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट होते हैं, जलते हैं, तो उनसे 2 चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वाटर वेपर्स। और रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को जहन में रखना है कि कितने कितने मोल्स हम यूज़ करेंगे। सपोज जब हम मीथेन को जलाते हैं, मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एक्सेस ऑफ एयर में मीथेन को जलाया जाता है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वेपर्स बनते हैं। इसमें यूज़ होंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने इसको बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स। इसको देख लो, ये बैलेंस है, एक कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तकरीबन 891 किलो जूल पर मोल। यानी जब हम मीथेन के सिर्फ 1 मोल को जलाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्चन। इसको क्या कहा जाता है? हीट ऑफ कंबस्चन। यानी जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का 1 मोल जलाया जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि हीट ऑफ कंबस्चन क्या होती है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। तो आप हीट ऑफ कंबस्चन की डेफिनेशन लिखोगे कि जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हीट रिलीज़ होती है, उसको हम हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। और ये एग्जाम्पल भी आप उसमें लिख सकते हो कि जब मीथेन का 1 मोल जलता है तो इतनी हीट या इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। यही एग्जाम्पल आप इथेन के साथ भी लिख सकते हो, प्रोपेन के साथ भी, लेकिन रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री का ख्याल रखना है। और यही रिएक्शन ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इंजन के अंदर भी होता है। फ्यूल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ रखा है। जो गाड़ियों का फ्यूल होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स और एयर का कंप्रेस्ड मिक्सचर जो है वो इंजन के अंदर जलता है। अब आप देख लें कि 1 मोल के जलने से इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे जब कंबस्टन होगी कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, वही एनर्जी इंजन को रन करती है, इंजन को ड्राइव करने में हेल्प करती है। अगर यही रिएक्शन हम करवाएं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रखें, तो फिर जो ज़्यादातर प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, साथ कोयला बनता है जिसे हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। तो उस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? 3 मोल्स ऑफ मीथेन react with 4 moles of ऑक्सीजन।
अब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दी। यहाँ पे देखो 1:2 था, यानी 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन। अगर इसके 3 मोल हैं तो इसके 6 मोल होने चाहिए थे। अब 3 मोल के मुकाबले में हम कितने ले रहे हैं, 4 मोल, तो इसका मतलब इसको हमने लिमिटेड कर दिया, इसको हमने लिमिटेड कर दिया। जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो उस वक़्त फिर जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, साथ वाटर वेपर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, स्टोइचियोमेट्री को जहन में रखना है, और साथ में कार्बन ब्लैक बनेगा, सॉलिड लिख दो यहाँ पे, यानी कोयला बनता है सॉलिड फॉर्म में। इसको हम कहते हैं कि जब हम लिमिटेड सप्लाई देते हैं यानी पार्शियल कंबस्टन जब होती है तो ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसी को ऑक्सीडेशन भी कह दिया जाता है, इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी कह दिया जाता है, या इसी को हम पार्शियल कंबस्टन भी कहते हैं। पार्शियल कंबस्टन यानी हमने जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई लिमिटेड रखनी है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में कर देंगे तो कंप्लीट कंबस्टन हो जाएगी, फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड रखेंगे तो फिर इसको हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं या पार्शियल कंबस्टन, और इसकी प्रोडक्ट्स को भी आपने जहन में रखना है। सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन, अल्केन्स की नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो अल्केन्स की होती है वो नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में होती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 400 सेल्सियस से लेकर 500 सेल्सियस तक इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। नाइट्रेशन में होता क्या है कि अल्केन का जो एक हाइड्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होता है। किस ग्रुप से रिप्लेस होगा, NO2। इस ग्रुप को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन होगी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। किस तरह से होगी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। CH4 मीथेन, इसका रिएक्शन होगा HNO3 के साथ। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 400 से 500 सेल्सियस टेम्परेचर। तो एक जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप से, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन, 4 में से एक हाइड्रोजन किस से रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप से, और साथ वाटर बनेगा। आपने इस रिएक्शन को ऐसे लिखना है, लेकिन अपने समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 एक हाइड्रोजन को अलग कर लो प्लस HONO2 नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख लो, नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख लो। टेम्परेचर उतना ही रिक्वायर्ड है। ये H और ये OH आपस में मिलके बना देंगे वाटर, H2O, और ये वाला NO2 नाइट्रो इसके साथ मिल जाएगा CH3 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3NO2, या इसको CH3 दरमियान में बॉन्ड भी डाल सकते हो, बॉन्ड डाले बगैर भी लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं नाइट्रोमीथेन। मीथेन से क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन। और ये बहुत पावरफुल फ्यूल्स होते हैं, बहुत ही, नाइट्रो फ्यूल्स का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पावरफुल फ्यूल्स होते हैं। इसके अलावा ये लेबॉर्ट्री में एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। यूजली रिएक्शंस के लिए हम स्मॉलर अल्केन्स ही इस्तेमाल करते हैं, मीथेन या इथेन, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। अगर आप बड़े अल्केन्स यूज़ करेंगे जिस तरह ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो फिर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो जो आपने रिएक्शंस लिखने हैं उसके लिए मीथेन या ज़्यादा से ज़्यादा आपने इथेन को यूज़ करना है। सिर्फ हमने रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है कि अल्केन्स के रिएक्शंस इस तरह से होते हैं। थर्ड रिएक्शन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जब अल्केन्स को कैटालिस्ट की मौजूदगी में बर्न किया जाता है, लोअर अल्केन्स को, छोटे अल्केन्स को कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बर्न करते हैं, तो उससे बहुत सारी डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। और ये रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे वो होगा कॉपर कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, और जो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है तकरीबन 400 सेल्सियस, और प्रेशर इसके लिए रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए तकरीबन 200 ATM। तो इन कंडीशंस में ये रिएक्शन होगा और इससे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में यूज़ करते हुए डिफरेंट और प्रोडक्ट्स उससे बनाई जाती हैं। तो मीथेन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगी। ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो डेफिनेशंस यूज़ होंगी, ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। कैसे होगा वो अभी आपको बताता हूँ। तो मीथेन की ऑक्सीडेशन कंडीशंस वही हैं, कॉपर 400 सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर। तो पहले स्टेप में ये बन जाएगा मेथानॉल CH3OH। कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता भी हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फर्दर ये रिएक्शन कैरी करेगा मेथानॉल, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी सेम कंडीशंस में, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HC+OH, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। थर्ड स्टेप में इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी HC+OH, फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इन्हीं कंडीशंस में, तो ये बन जाएगा HC+OH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और लास्ट, अगर फर्दर ये रिएक्शन कंटिन्यू हम करते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये बन जाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका पूरा जो है 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मीथेन ऑक्सीडाइज होता है, मेथानॉल या मिथाइल अल्कोहल, प्रोडक्ट के नाम याद रखने हैं, मेथानॉल कहते हैं या मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इससे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये रिएक्शन होते किस तरह से हैं। एक्चुअल मैकेनिज़्म नहीं है, सिर्फ आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में फिट हो जाएं, आपको याद रहें कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो पहले स्टेप में मीथेन, इसको ऐसे लिख लो CH3H, CH4 है, एक H अलग कर लो। ये ऑक्सीजन जिसने ऑक्सीडाइज करना है, कंडीशंस वही हैं वो आपने लिख लेनी है, कॉपर और 400 सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर। ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके दरमियान में ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3OH, मेथानॉल बन गया, या इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इस तरह से फर्स्ट स्टेप होगा। आपने ऐसे ही लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, खुद समझने के लिए, याद करने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब आपके जहन में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, लिखना आपने इसको ऐसे ही है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में CH3OH, OH मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और H तीनों अलग करके लिख देता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी उन्हीं कंडीशंस में, मैं अब नहीं लिख रहा, आपने लिख लेनी है। ये वाले दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देंगे वाटर, मतलब इस स्टेप में वाटर भी बनता है, H2O भी बनता है साथ। और ये वाला जो यहाँ पे इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, OH को ऐसे लिख लो, सॉरी यहाँ पे H, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बन जाएगा। ये एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा जो पहले से मौजूद है, लेकिन ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। अब देखो इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगी HC+OH। इसको सीधा करके लिख लो, ये वाला H और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इन दोनों स्टेप्स में देखो, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसकी करवाओ फर्दर ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट की मौजूदगी में, सॉरी यहाँ पे H आएगा,
ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड है, कंडीशंस वही होंगी। ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, इनके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे लास्ट स्टेप में, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, वाटर बन जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, जहन में रखना है, और लिखना आपने इसको ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। इंडस्ट्रियली ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में इस रिएक्शन से फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं। फैटी एसिड्स मतलब जो फैट से एसिड हासिल किए जाते हैं उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको फैटी एसिड्स कह दिया जाता है, क्योंकि ये फैट से हासिल किए जाते हैं। और फिर फर्दर इन फैटी एसिड्स को यूज़ करते हुए सोप मैन्युफैक्चर किया जाता है, सोप बनाया जाता है, या इनको ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें अल्केन्स के हाइड्रोजन सक्सेसिवली रिप्लेस होते हैं हैलोजन्स के साथ, यानी सब्स्टिट्यूशन होती है। हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह पे हैलोजन आ जाता है, फिर हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह पे हैलोजन आ जाता है। इवन कि हम अल्केन के सारे हाइड्रोजन्स को हैलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और ये रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और ये मैकेनिज़्म फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। हैलोजन्स को अगर हम देखें तो 4 किस्म के हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी इसका जो रिएक्शन है अल्केन्स के साथ वो बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। चूँकि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हैलोजिनेशन के लिए हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते। हैलोजिनेशन के लिए फ्लोरीन को यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत स्लो रिएक्ट करता है, बहुत कम प्रोडक्ट बनती है जब हम इसको अल्केन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। चूँकि बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ना होने के बराबर होता है, इसलिए आयोडीन का भी यूज़ नहीं किया जाता। तो जो हैलोजन्स हम यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के लिए, या तो क्लोरीन का यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे ब्रोमीन का। रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि हाई टेम्परेचर पे सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और जो मैकेनिज़्म ये रिएक्शन फॉलो करता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो चलिए पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं। मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ से एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन के साथ HCl, ये प्रोडक्ट बनेगी। ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताया कि रिएक्शन किस तरह से होता है। अब चूँकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में जनरली 3 स्टेप होते हैं इस मैकेनिज़्म के। पहला स्टेप उसको हम कहते हैं इनिशिएशन, यानी रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो इनिशिएशन कैसे होती है रिएक्शन की, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है सनलाइट की मौजूदगी में। फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक डाउन होगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो 2 क्लोराइड फ्री रेडिकल बन जाएंगे। जब भी आप रेडिकल बनाएंगे तो ऊपर इस तरह से डॉट लगाएंगे, इसका मतलब ये रेडिकल बन रहा है। सेकंड स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट का मतलब होता है कि चीज़ आगे किस तरह से बढ़ती है, चलती किस तरह से है, प्रोपेगेट किस तरह से करती है। तो प्रोपेगेशन में ये वाला जो फ्री रेडिकल है, एक क्लोराइड फ्री रेडिकल यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को निकाल लेगा, यानी मीथेन हम यूज़ करेंगे। इसको ऐसे लिख लो, मीथेन को एक H अलग लिख लो और एक क्लोराइड रेडिकल लिख लो, ये वाला एक क्लोराइड रेडिकल। यहाँ से जो क्लोराइड रेडिकल है ये एक हाइड्रोजन रेडिकल को अपने साथ मिला लेगा, ये बन जाएगा HCl प्लस, ये बन जाएगा मिथाइल रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल के पास आ जाएगा CH3
इसके ऊपर इस तरह डॉट लगा दो, इसको हम कहते हैं मिथाइल रेडिकल। नाम याद रखने हैं, मिथाइल रेडिकल कहा जाता है इसे। फिर इसी प्रोपेगेशन स्टेप में ये वाला जो मिथाइल रेडिकल है ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे इस तरह से, Cl2 यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर हमने एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो नहीं यूज़ करना, बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, लाखों की तादाद में होंगे, वो यूज़ होते जाएंगे। ये यहाँ से एक क्लोराइड रेडिकल को अलग कर लेगा, क्लोराइड रेडिकल को अपने साथ मिला लेगा ये मिथाइल, ये बन जाएगा CH3Cl। ये वाला मिथाइल और यहाँ से एक क्लोराइड, ये आपस में मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना देंगे और एक क्लोराइड रेडिकल यहाँ से फिर फ्री हो जाएगा, एक क्लोराइड रेडिकल यहाँ से फिर फ्री हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेट का मतलब होता है रिएक्शन एंड किस तरह से होता है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में जो प्रोपेगेशन स्टेप में रेडिकल्स बन रहे हैं उन रेडिकल्स को आपस में मिला देना है। एक तो ये रेडिकल बन रहा है मिथाइल रेडिकल, एक ये क्लोराइड रेडिकल बन रहा है, इन रेडिकल्स को आपस में मिला दो। मिथाइल रेडिकल प्लस क्लोराइड रेडिकल, ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से रिएक्शन एंड होता है, टर्मिनेट होता है। अब कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे क्लोरीन के साथ? देखो यहाँ पे CH4 था जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे CH4 था, मीथेन था, यहाँ पे क्या बन गया CH3Cl, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ। यही हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ। अभी भी 3 हाइड्रोजन बाकी हैं, ये 3 हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने हैलोजन कितना यूज़ किया है। अगर हम हैलोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो ये सेकंड स्टेप कंटिन्यू रहेगा। जब ये सेकंड स्टेप कंटिन्यू रहेगा तो ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन से। इसको हम कहते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ये इस हैलोजन पे डिपेंड करता है कि हमने कितना हैलोजन यूज़ किया है। अगर हम ज़्यादा हैलोजन यूज़ करेंगे तो सारे हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं इस हैलोजन के साथ, अगर ये सेकंड स्टेप कंटिन्यू रहता है। तो उसी को हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर सेकंड स्टेप कंटिन्यू रहता है तो ये तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन बचे हैं 3, ये भी हैलोजन के साथ रिप्लेस हो सकते हैं। किस तरह से होंगे? वही प्रोपेगेशन स्टेप को आपने रिपीट करते जाना है। तो इसको ले लो CH3Cl, यहाँ पे देखो क्लोराइड रेडिकल है तो यहाँ पे भी क्लोराइड रेडिकल यूज़ कर लो। ये रेडिकल, इस रेडिकल ने क्या किया था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रेडिकल को निकाला था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रेडिकल को निकाल दो, HCl बन जाएगा। जब हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा, हाइड्रोजन रेडिकल निकलने के बाद एक निकल गया, बाकी क्या बच गया CH2Cl, और ये रेडिकल बन जाएगा। यही हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था, ये बना था रेडिकल, ये वाला रेडिकल बना था मिथाइल रेडिकल। तो यहाँ से भी जब एक हाइड्रोजन निकलेगा CH2 बच जाएगा, ये CH2Cl तो साथ लगाते जाना है, ये रेडिकल बन जाएगा। अब इस रेडिकल ने देखो अगले स्टेप में क्या किया था, एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया था। तो इस रेडिकल को ले लो, एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करवा दो, CH2Cl रेडिकल और क्लोरीन का एक नया मॉलिक्यूल ले लो। जब ये अटैक होगा, अब देखो फिर सेम क्या होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ से एक जो क्लोराइड होगा यहाँ से वो मिल जाएगा इस CH2Cl के साथ, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस ये एक क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। एक क्लोराइड रेडिकल, जैसे यहाँ पे ये क्लोराइड रेडिकल बना था, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 क्लोरीन आ गए। अब फर्दर इसी को कंटिन्यू करो, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ से इसे कंटिन्यू करो, CH2Cl2 प्लस क्लोराइड रेडिकल। ये क्लोराइड रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। क्लोराइड रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रेडिकल को निकालेगा, ये HCl बन जाएगा। प्लस जब एक H निकल गया, यहाँ पे एक H रह गया, CH2Cl2, ये रेडिकल बन गया, ये वाला मिथाइल रेडिकल जिसे हम कहते थे, ये वाला। अब ये रेडिकल क्या करेगा, एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला रेडिकल CH रेडिकल Cl2 प्लस क्लोरीन का एक नया मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे,
यहाँ से फिर क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ से फिर यहाँ पे मिल जाएगा इसके साथ, ये बन जाएगा CHCl3 और यहाँ से अगेन एक क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। ये जब टूटेगा बॉन्ड, ये जब टूटेगा ये क्लोराइड रेडिकल बन गया, ये क्लोरीन उसके साथ जाके मिल गया, ये हो गया CHCl3 और ये क्लोराइड रेडिकल। अब फिर फर्दर इसी स्टेप को कंटिन्यू करो, अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो इन्हीं को ले लो दोनों को, CHCl3 प्लस क्लोराइड रेडिकल। ये क्लोराइड रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा जो यहाँ पे बाकी बचा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CCl3 रेडिकल प्लस HCl। ये वाला रेडिकल जो बनेगा ये एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। CCl3 एक नया क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लो, अटैक करेगा, यहाँ से ये एक क्लोराइड को अपने साथ मिला लेगा, ये बन जाएगा CCl4 प्लस एक क्लोराइड रेडिकल यहाँ से फिर फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। अगर हम जो हैलोजन है वो एक्सेस में यूज़ करते हैं तो इस मीथेन के साथ जितने भी हाइड्रोजन, इन चारों हाइड्रोजन बारी बारी हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, इसी स्टेप को रिपीट करते हुए प्रोपेगेशन को। इन दो स्टेप्स को आप जहन में रखो, वही दो स्टेप बार बार रिपीट होंगे तो एक एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ रिप्लेस होता जाएगा। प्रोडक्ट्स के नाम भी याद रखने हैं, मिथाइल क्लोराइड कहते हैं इसे, इस तरह से इसको क्लोरोफॉर्म कह दिया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ये बेहोशी की दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के इनके यूजेस होते हैं। अगर हम हैलोजन एक्सेस में यूज़ करते हैं तो तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हैं अल्केन के, उनको हैलोजन के साथ रिप्लेस किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता है हमारे पास। तो ये था कुछ हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, इसको आपने अच्छे से देखना है, ख़ास तौर पे इस स्टेप को आप अच्छे से समझो, प्रोपेगेशन कैसे होती है। अगर इन दो स्टेप्स की आपको समझ में आ गई तो ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही बार बार स्टेप रिपीट होता है, यही बार बार स्टेप रिपीट होकर चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे हैलोजन के साथ। तो उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।